U94 हिंदी कक्षाओं में भाग लिया जा सकता था, लेकिन इसके अलावा आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया जाना था और संरचनाएं नहीं बनाई जानी थी। मुहुआ ने यह समय फायरबॉल फ्यूजन पर शोध करने में लगाया। अपनी साधना कक्षाओं के बाद जब भी उसके पास समय होता तो वह सोचता कि कैसे अग्नि के गोलों को स्थिर रूप से टकराया जाए, जिससे कौशल पैटर्न नष्ट हो जाए और आध्यात्मिक शक्ति विलीन हो जाए। जब तक कौशल पैटर्न नियंत्रण योग्य था, तब तक थोड़ी कम क्षति भी स्वीकार्य थी। हालांकि कई दिनों के शोध के बाद उनकी प्रगति बेहद धीमी थी। मुहुआ कौशल पैटर्न की संरचना को स्थिर करने, इसके पतन को नियंत्रित करने और आध्यात्मिक शक्ति के सम्मिलन को निर्देशित करने के लिए किसी भी तरीके के बारे में नहीं सोच सका। तभी मुहुआ को एहसास हुआ कि वह कुछ हद तक अहंकारी था। इस तरह के वैकल्पिक सहज ज्ञान के विपरीत मंत्र पैटर्न निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह प्रेरणा के एक झटके में बना सकते थे। उन्हें स्थिर और परिष्कृत करना तो दूर की बात थी, यहाँ तक कि सबसे सरल मंत्र को भी अभ्यास, अध्ययन और अंततः व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से पूर्ण करने के लिए साधकों की कई पीढ़ियों की आवश्यकता होगी। मंत्रों पर अपनी उथली महारत और सीमित समय के साथ कौशल पैटर्न का आविष्कार करना वास्तव में एक पाइप सपना था। मुहुआ ने आह भरी, लेकिन हतोत्साहित नहीं हुआ। चूंकि अलग थलग रहकर काम करना प्रभावी नहीं था, इसलिए उसे अन्य अग्नि मंत्रों का अधिक अध्ययन करने के तरीके ढूंढने चाहिए तथा उनके कौशल पैटर्न संरचनाओं से संभावित रूप से उपयोगी पहलुओं की तलाश करनी चाहिए। पूर्ववर्तियों के कंधों पर खड़े होकर अपने मंत्रों में सुधार करना। मुहुआ ने सिर हिलाया, उसे लगा कि यह विचार व्यवहार्य है। मुहुआ को विश्वास नहीं था कि फायरबॉल फ्यूजन की अवधारणा केवल उसके लिए ही थी। खेती की दुनिया में इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों के साथ कुछ लोगों ने निस्संदेह इस बारे में सोचा होगा और इसे पहले ही संक्षेप में प्रस्तुत किया होगा। ताओवादी दरबार के 20,000 साल के इतिहास में मंत्रों के अनगिनत महान आचार्यों के पास निश्चित रूप से अधिक परिपक्व शोध था और शायद उनके लिए नकल करने हेतु स्थापित कौशल पैटर्न भी थे। हालांकि ऐसे विभिन्न मंत्र स्पष्ट रूप से कठिन और खतरनाक थे। इस प्रकार कुछ ही साधकों ने उन्हें सीखा और विरासत में मिले कौशल पैटर्न संभवतः दुर्लभ थे। थोड़ा कॉपी। मुहुआ ने सबसे पहले एल्डई के बारे में सोचा। आखिरकार यह एल्डई ही थे जिन्होंने उन्हें अंतर्निहित सिद्धांतों के बारे में बताया था। ये परिवार, जो मंत्र विशेषज्ञों का एक वंश है, भले ही ऐसे मंत्रों का सक्रिय रूप से उपयोग नहीं करता था, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से उनका अध्ययन किया था। इस प्रकार अपने हाथों पर पट्टियां बांधकर मुहुआ एल्डई की तलाश में चला गया। जैसे ही एल्डई ने सुना, उन्होंने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं। मुहुआ ने पहले भी अकेले ही इधर उधर घूमकर अपने दोनों हाथों को घायल कर लिया था और इसके लिए एल्डर मास्टर जुन ने उसे कई दिनों तक ठंडी निगाहों से देखा था। अगर उसने सचमुच मुहुआ को कुछ सिखाया, और मुहुआ ने तब तक उसका अभ्यास जारी रखा जब तक कि उसके हाथ और पैर घायल नहीं हो गए। एल्डर मास्टर जून का संपूर्ण संप्रदाय वजीफा काट लिया जा सकता है। ये सोचते हुए एल्डई ने फिर कहा, नहीं नहीं। मुहुआ को इस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी और उसने उत्सुकता से पूछा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बहुत खतरनाक है? ये सिर्फ सामान्य रूप से खतरनाक नहीं है। मुहुआ ने पलकें झपकाईं। कितना खतरनाक? ठीक है। जैसे ही एल्डई ने बोलना शुरू किया, वह अचानक रुक गए और मुहुआ को सावधानी से देखते हुए बोले, तुम मुझे धोखा देकर रहस्य उगलवाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, है ना? मुहुआ ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, बड़े, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस एक बच्चा हूँ, मुझमें ज्यादा चालाकी नहीं है, मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ? एल्डई चुपचाप मुहुआ को देखते रहे, उन्हें स्पष्ट रूप से उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मैं बस थोड़ा उत्सुक हूँ, मुहुआ ने कहा। जिज्ञासु होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है तो, मुहुआ ने थोड़ी निराशा महसूस करते हुए आह भरी। मुहुआ का उदास चेहरा देखकर एल्डई को उस पर कुछ दया आ गई। एक क्षण सोचने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हें बस थोड़ा सा बताऊंगा। बस सुनो, अपने बारे में अटकलें मत लगाना और खुद इसका अभ्यास तो बिल्कुल मत करना और खुद को बिल्कुल भी नुकसान मत पहुंचाना। ठीक है, मुहुआ ने सिर हिलाया। मैं इसे लापरवाही से नहीं करूंगी। तब एल्डई ने राहत महसूस की, सिर हिलाया और कहा, इस प्रकार के जादू में आध्यात्मिक परिवर्तन शामिल है। स्वाभाविक रूप से यह अत्यंत खतरनाक है। ये शक्तिशाली है और नियंत्रण खोने की संभावना है, दूसरों के लिए और स्वयं के लिए हानिकारक है, और अभ्यास करने के बाद यह आसानी से किसी के स्वयं के मेरिडियन या क्यूई सागर को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचा सकता है।
इस प्रकार के मंत्रों को अक्सर निषिद्ध तकनीक के रूप में लेबल किया जाता है और उनका संचरण या तो टूटा हुआ, सीलबंद या नष्ट हो जाता है। निषिद्ध तकनीकें। मो हुआ ने आश्चर्य से कहा, क्या ये खेती पर रोक लगाती है? एल्डर यी ने सिर हिलाया। मो हुआ ने कुछ दोषी महसूस करते हुए फुसफुसाते हुए कहा, अगर मैं इसका अभ्यास करता तो क्या ताओवादी न्यायालय मुझे गिरफ्तार करने, हथकड़ी लगाने और ताओवादी जेल में बंद करने के लिए अधिकारी भेजता? एल्डर यी ने आह भरते हुए कहा, खैर यह इतना आगे नहीं जाएगा। यद्यपि इसे निषिद्ध तकनीक कहा गया है, फिर भी इसके कई प्रकार हैं। दूसरों से पुनः पूर्ति, दुष्ट तकनीकें, शवों से छेड़छाड़, भूत कलाएं। इन दानव संप्रदाय की प्रथाओं को निषिद्ध तकनीकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि वे लापरवाही से जीवन लेते हैं और बड़े खतरे पैदा करते हैं। जबकि आध्यात्मिक परिवर्तन मंत्रों को उनके शक्तिशाली, अनियंत्रित स्वभाव के कारण ऐसा कहा जाता है। जब तक इसका प्रयोग सामूहिक नरसंहार या निर्दोष लोगों को मारने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि केवल गुप्त रूप से किया जाता है, तब तक यदि मंत्र नियंत्रण से बाहर हो जाता है और व्यक्ति स्वयं को घायल कर लेता है, जैसा कि आपने अपने हाथों को उड़ाकर किया था, तो ताओवादी न्यायालय इसकी परवाह नहीं करेगा। ये कहने के बाद एल्डर यी तुरंत सतर्क हो गए। मैं तुम्हें गुप्त रूप से इसका अभ्यास करने के लिए नहीं कह रहा हूं। इसका अभ्यास मत करो, ठीक है? मो हुआ ने सिर हिलाया, कृपया जारी रखें। एल्डर यी ने थोड़ा सिर हिलाया और आगे कहा, लेकिन फिर भी, चूंकि इसे निषिद्ध तकनीक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ऐसे मंत्र अभी भी गंभीर परिणाम रखते हैं। जैसे मेरिडियन का जलना, आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिप्रवाह, यिन और यांग का असंतुलन इत्यादि। कुछ साधक निषिद्ध तकनीकों की कमियों पर विजय पाने के प्रयास में दुष्ट साधना या राक्षस साधना की ओर भी मुड़ जाते हैं। इसलिए ताओवादी न्यायालय को व्यापक छिपे खतरों को रोकने के लिए सभी निषिद्ध तकनीकों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करना पड़ा। अस्थिर मंत्रों का व्यापक प्रचार नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा वे बड़े जोखिम बन जाते हैं। एल्डर यी ने गंभीर भाव से कहा। मो हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या ताओवादी दरबार गुप्त रूप से निषिद्ध तकनीकें एकत्र करता है? एल्डर यी चौंक गए, लेकिन उन्होंने मो हुआ से यह बात नहीं छिपाई, ताओवादी दरबार उन्हें इकट्ठा करता है। आखिरकार एल्डर यी ने यह नहीं कहा, लेकिन मो हुआ समझ गया। ताओवादी न्यायालय के एकीकृत होने के साथ साधना जगत उनका हो गया। ताओवादी न्यायालय की स्थिति स्वाभाविक रूप से सम्मानित थी और कोई भी उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। मो हुआ ने फिर पूछा, क्या संप्रदाय भी उन्हें इकट्ठा करता है? एल्डर यी ने तुरंत अपना सिर हिलाया, नहीं। मो हुआ भी संदेहपूर्ण और अविश्वासपूर्ण दिख रहा था। मो हुआ को घूरते देख एल्डर यी ने आह भरी। उसने इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं दिखा, खांसा और फिर फुसफुसाया, संप्रदाय भी खांसता है, कुछ इकट्ठा भी करता है। बेशक दानव कौशल और दुष्ट तकनीक जैसी निषिद्ध तकनीकें नहीं। राक्षसों, लाशों और भूतों से जुड़ी बुरी तकनीकें जो स्वर्ग के सामंजस्य को नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें निश्चित रूप से बिना किसी छूट के सील कर दिया जाता है। संप्रदाय द्वारा एकत्रित की जाने वाली निषिद्ध तकनीकें सामान्यतः महान दाओ के नियमों से संबंधित होती हैं, जो अत्यंत शक्तिशाली होती हैं, लेकिन उनका संवर्धन करना अनिवार्य रूप से असंभव होता है। उन्हें नियंत्रित करना अत्यंत कठिन होता है, या यदि उनका संवर्धन किया जाता है, तो उनके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। इन निषिद्ध तकनीकों पर संप्रदाय के नेता, बुजुर्गों या पुराने पूर्वजों द्वारा विचार विमर्श और निर्णय किया जाता है। कुछ तकनीकें, जिन्हें अतीत में विकसित किया जा सकता था, उनकी लागत बहुत अधिक हो सकती थी और वे आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं थी। तब पुराने पूर्वजों ने उन्हें निषिद्ध तकनीकों के रूप में सूचीबद्ध करने और उन्हें सील करने का निर्णय लिया होगा। अपनी व्याख्या समाप्त करते हुए एल्डर यी ने गंभीरता से मो हुआ की ओर फिर से देखा। आपको इस प्रकार की निषिद्ध तकनीकों का अभ्यास करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। यद्यपि ये तकनीकें संप्रदाय में एकत्रित हैं, फिर भी शिष्यों के लिए इनका अभ्यास करना सख्त वर्जित है। हमारे ताइक्सू गेट में संप्रदाय के सख्त नियम हैं। कोई भी शिष्य, चाहे किसी भी कारण से, अगर गुप्त रूप से निषिद्ध तकनीकों की साधना करता है, तो उसे सीधे संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। मो हुआ का दिल बैठ गया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। एल्डर यी ने मो हुआ के कंधे पर थपथपाया और आह भरी। एल्डर मास्टर शुन आपको बहुत महत्व देते हैं। अपने और एल्डर मास्टर शुन के हित में आपको ऐसे किसी भी अनुचित विचार को मन में नहीं लाना चाहिए जिससे एल्डर मास्टर शुन को निराशा हो। मो हुआ ने गंभीरता से सिर हिलाया। एल्डर यी, चिंता मत करो। एल्डर यी ने मो हुआ की आंखों में देखा, उसकी स्पष्ट और ईमानदार अभिव्यक्ति देखी और आश्वस्त हुए।
एल्डर यी के चले जाने के बाद मुहुआ शिष्य के निवास पर लौट आया। एल्डर यी के साथ अपनी बातचीत पर विचार करते हुए मुहुआ ने संक्षेप में कहा, फ्यूजन फायरबॉल के सिद्धांत को मूर्त रूप देने वाली तकनीकें अवश्य मौजूद होनी चाहिए, और ऐसी तकनीकें निश्चित रूप से निषिद्ध तकनीकें हैं। इस प्रकार की निषिद्ध तकनीकों का अभ्यास करने से दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसके दुष्प्रभाव भिन्न भिन्न हैं, कुछ तो राक्षसी भ्रष्टाचार की ओर भी ले जाते हैं। ताइक्सू गेट निश्चित रूप से निषिद्ध तकनीकों का आश्रय स्थल है, लेकिन वे कहाँ संग्रहित हैं वे शिष्यों को नहीं बताएंगे, कम से कम नियमित साधना कक्षाओं में या मेरिट स्क्रॉल के भीतर नहीं। और उसे स्वयं गुप्त रूप से ताइक्सू गेट की निषिद्ध तकनीकें नहीं सीखनी चाहिए। संप्रदाय के नियम कड़े हैं। यदि वह पकड़ा जाता तो एल्डर मास्टर जून के पास उसके पक्षपात के बावजूद उसे संप्रदाय से निष्कासित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। एल्डर मास्टर जून उसके प्रति बहुत दयालु रहे हैं, वह उनकी सद्भावना को धोखा नहीं दे सकता। परंतु फिर मुहुआ ने फिर सोचा, जब तक वह चोरी नहीं करता, ताइक्सू गेट की निषिद्ध तकनीकें नहीं सीखता, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। जब तक वह दानव, शव और भूत प्रकार की दुष्ट तकनीकों का अध्ययन नहीं करता, तब तक ताओवादी न्यायालय को इसकी परवाह नहीं होगी। भले ही इसके दुष्प्रभाव हों, लेकिन वह डरते नहीं हैं। वह वास्तव में निषिद्ध तकनीक सीखने की योजना नहीं बना रहा है, बल्कि निषिद्ध तकनीक के माध्यम से वह मंत्र सम्मेलन के सिद्धांतों पर शोध करना चाहता है। उनके कौशल पैटर्न की नकल करें, जिससे कौशल पैटर्न को लगातार अनुकूलित और बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में सोचें, जिससे वास्तव में स्थिर और नियंत्रण योग्य फ्यूजन फायरबॉल कौशल को पूर्ण किया जा सके। एल्डर यी ने जो कहा था उसके अनुसार कोई भी संप्रदाय शिष्य जो गुप्त रूप से निषिद्ध तकनीक सीखता है, उसे संप्रदाय से बलपूर्वक निष्कासित कर दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में वे दल बदलू बन जाते हैं। मुहुआ की आंखें चमक उठीं। उस स्थिति में बॉस जियांग की सूची में शामिल पाप साधकों में से एक या दो ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने निषिद्ध तकनीकों का अभ्यास किया हो और संप्रदाय से अलग हो गए हों, बाहर जाकर दुष्कर्म किए हों और पाप साधक बन गए हों। बॉस जियांग सचमुच उसका भाग्यशाली सितारा है। उनकी सूची एक विरासत के खजाने के नक्शे की तरह है। मुहुआ ने मुस्कुराते हुए सोचा और फिर उसने बॉस जियांग की सूची फिर से निकाली। उनमें से अग्नि वाले नाम वाले पाप साधकों को उन्होंने चिन्हित किया था। इन्हें विशेष रूप से मुहुआ द्वारा फिल्टर किया गया था, जो मूल रूप से अग्नि मंत्र सीखना चाहता था। मुहुआ ने एक एक करके इन पाप साधकों के नाम जांचे। आतिशबाजी प्रमुख, आग भेड़िया सिर, भयंकर आग हथेली, आग कसाई। मुहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने बाईं और दाईं ओर देखा और उन्हें ऐसा नहीं लगा कि ये पाप साधक ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने निषिद्ध तकनीकें सीखी हों। उनके मंत्र कौशल पैटर्न के पतन या आध्यात्मिक शक्ति के सम्मिलन को शामिल करने में भी सक्षम नहीं थे, जो उनके निषिद्ध तकनीक अनुसंधान के लिए प्रासंगिक था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुहुआ को ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ, न ही कोई स्वर्गीय चेतावनी, न ही कोई कर्म संबंधी पूर्वाभास, न ही अचानक दिल की धड़कनें तेज होना। कोई नहीं। मुहुआ को बहुत निराशा हुई। मुहुआ ने जेड स्लिप को वापस स्टोरेज रिंग में रख दिया, लेकिन फिर हार मानने को तैयार न होते हुए उसने उसे फिर से निकालकर मेज पर रख दिया। उसने ध्यान से देखा कि गणना स्वर्गीय रहस्य के साथ विलीन हो गई है। उसी समय उन्होंने जेड स्लिप पर एक धुंधली लाल कर्म श्रृंखला देखी। मुहुआ चौंक गया, उसका दिल धड़क उठा। वहां स्वर्गीय पैटर्न और कर्म संबंधी चेतावनियों से संकेत मिलता है कि सूची में फ्यूजन फायरबॉल निषिद्ध तकनीक के समान एक वंश शामिल था। मुहुआ ने जल्दी से उसे फिर से देखा, लेकिन जेड स्लिप में सभी पाप साधकों के नाम असाधारण दिखाई दिए, कुछ भी असामान्य नहीं। ऐसा लग रहा था कि पहले दी गई कर्म संबंधी चेतावनी महज एक भ्रम थी। मुहुआ ने एक और गणना की, फिर भी कुछ नहीं मिला। क्या चल रहा है? मुहुआ मेज पर झुक गया, अपनी ठोड़ी को सहारा देते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ। क्या ऐसा कुछ है जो मैंने नहीं खोजा? क्या बॉस जियांग की सूची की गहराई में कुछ ऐसा छिपा है जिसे मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं? मुहुआ ने बॉस जियांग की डायरी को फिर से पढ़ा, अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त करते हुए, प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक समझते हुए। एक बार पढ़ने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मुहुआ ने इसे फिर से पढ़ा। तीसरी बार पढ़ने पर मुहुआ को अंततः कुछ सूक्ष्म बात का पता चला। कुछ अंश और विराम चिन्ह खाली थे, जिन पर गुप्त लिखा था, और तकनीक और भी गुप्त थी। मुहुआ पहले अनजाने में उन्हें छोड़ चुका था, इसलिए उसे ध्यान नहीं आया।
मो हुआ कुछ हद तक भावुक महसूस कर रही थी। ये बॉस जियांग निश्चित रूप से चालाक है। उसने मुझे लगभग धोखा दे दिया। मो हुआ की आंखें चमक उठी जब उसने डिकोडिंग का प्रयास करना शुरू किया, लेकिन इन रिक्त क्षेत्रों में गुप्त पैटर्न अन्य स्थानों से पूरी तरह से अलग थे। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण मो हुआ को अपनी पुरानी पद्धति को दोहराना पड़ा। धैर्यपूर्वक सेकेंडरी थंडर पैटर्न लाइब्रेरी से सेकेंडरी थंडर पैटर्न का उपयोग करते हुए एक एक करके तुलना और डिकोडिंग करनी पड़ी। 3 दिन बाद मो हुआ ने अंततः जेड स्लिप के खाली स्थान पर एक नया नाम खोज निकाला। ये नाम गहरे में छिपा हुआ था, मोटी स्याही से ढका हुआ। आग के समुद्र के बीच खून से लिपटी हुई गहरी हत्यारी आभा उमड़ रही थी, जो धीरे धीरे किसी के दिल को दहला रही थी। मो हुआ की नजर थोड़ी केंद्रित हुई और उसने धीरे से कहा, अग्नि बुद्ध। उपनाम भयंकर किंतु संयमित, मानो ज्वलंत अग्नि और रक्त प्रकाश में नहाया हुआ हो। मो हुआ को नाम सूची में शामिल अन्य सभी पाप साधकों से पुनर्तः भिन्न अनुभूति देता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बाकियों से एक स्तर तक बदतर था। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। बॉस जियांग वास्तव में क्या है? उसे यह सूची कहां से मिली? ये रंगीन पाप साधक ऐसे लोग नहीं लगते जिनके संपर्क में वह फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में एकमात्र मानव तस्कर आ सकता था। इस अग्नि बुद्ध का उल्लेख नहीं करना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से असाधारण है। और फिर भी ऐसी सूची बॉस जियांग की डायरी में छिपी हुई थी। मो हुआ को हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। क्या यह हो सकता है कि यह सूची बॉस जियांग की नहीं है? अगर यह बॉस जियांग का नहीं है तो किसका हो सकता है? और यह उसकी डायरी में कैसे आया? मो हुआ ने इस पर विचार किया, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने कुछ समय के लिए अपने संदेह को अलग रख दिया और अग्नि बुद्ध के बारे में विचार करना जारी रखा। अग्नि बुद्ध, फिलहाल उसे सिर्फ नाम ही पता था। अग्नि बुद्ध की पृष्ठभूमि, क्षेत्र, आयु क्या थी? उन्होंने कौन सी साधना तकनीक का अभ्यास किया था? उसके पास जो निषिद्ध तकनीक थी, जो फायरबॉल फ्यूजन कौशल पैटर्न के लिए कुछ संदर्भात्मक मूल्य रखती थी, वह वास्तव में क्या थी? इसके अलावा नाम सूची में उनका स्थान स्पष्टतः काफी विशेष था। यदि पाप साधकों की सूची एक संगठन होती, तो फिर यह अग्नि बुद्ध कम से कम एक बॉस तो होना ही चाहिए। और वह भी आपके सामान्य बॉस की तरह नहीं। हो सकता है कि उसके पास कुछ अधीनस्थ भी हों। अब वह कहाँ हो सकता है? मो हुआ को संदेह हुआ, लेकिन फिलहाल कोई सुराग न मिलने पर उसने आसपास पूछताछ करने का सोचा। लेकिन जब भी उन्हें समय मिलता, वे पहले ही सिस्टम मुरोंग, अपने संप्रदाय से वरिष्ठ भाई जू ताया, संप्रदाय से वरिष्ठ भाई फेंग और सोफूल घाटी से वरिष्ठ बहन कियान से पूछ लेते थे। यहाँ तक कि कुछ भाई बहनों से भी पूछा गया जो कभी कभार अस्थायी मिशन पर जाते थे, लेकिन किसी ने भी अग्नि बुद्ध के बारे में कभी नहीं सुना था। यह अग्नि बुद्ध ऐसा प्रतीत होता था मानो उनका अस्तित्व ही नहीं है। ये भी संभव है कि ताओवादी न्यायालय ने कभी भी इससे संबंधित कोई मिशन जारी नहीं किया हो। यदि ऐसा है तो एकमात्र काम ताओवादी न्यायालय में पूछताछ करना बाकी था। कियानिक्स्यू राज्य सीमा ताओवादी न्यायालय में एकमात्र परिचित चाचा गू चांगहू आए थे। मो हुआ ने अपना मन बना लिया और अगले 10 दिनों के आराम के दौरान सीनियर सिस्टम मुरोग से ताओवादी न्यायालय से और अधिक मिशन लेने को कहा। मुरोग कईयुन, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि क्यों, सहमत हो गया क्योंकि यह मो हुआ का अनुरोध था। जब वह ताओवादी न्यायालय में पूछताछ करने और अभिलेखों को देखने के लिए आवेदन करने गई, तो मो हुआ भी अंकल गू से संयोगवश मुलाकात की उम्मीद में साथ गई। हालांकि गू चांगहुआ एक सुपरवाइजर थे और हमेशा व्यस्त रहते थे। मो हुआ 3 बार गए, लेकिन पता चला कि वे बाहर गए हुए हैं, और चौथी बार जाने पर ही उनकी मुलाकात उनसे हुई। ऐसा लग रहा था जैसे गू चांगहुआ अभी अभी बाहर से आया हो। उसके सुंदर चेहरे पर थकान के लक्षण दिखाई दे रहे थे, फिर भी उसका सिर थोड़ा ऊंचा था, उसकी आंखें गर्व से भरी हुई थीं, मानो कोई घमंडी मोर हो। लेकिन जल्द ही उनका गर्व सदमे में बदल गया, क्योंकि उसने मो हुआ का चेहरा खुशी से चमकता हुआ और उसकी आंखें चमकती हुई देखी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुरे इरादे वाली छोटी लोमड़ी ने उस पर नजरें गड़ा दी हों। गू चांगहुआई का दिल धड़क उठा, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मो हुआ ने गर्मजोशी से उनका अभिवादन किया, हाथ हिलाया और तीखी आवाज में कहा, अंकल गू, क्या संयोग है? गू चांगहुई का माथा हिल गया। उन्होंने इसे कोई संयोग नहीं माना। ये संभवतः मो हुआ था, वह छोटा शैतान जो चालाक योजनाओं से भरा था, एक शिकारी की तरह अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था।
गु चांगहुआई ने भावशून्य चेहरा बनाया, क्या आप किसी अन्य मिशन के लिए यहाँ आए हैं? हाँ, मो हुआ ने कहा, मुख्यतः सीनियर सिस्टम मुरोग और बाकी लोग ही कार्रवाई करते हैं। मैं तो बस मदद कर रहा हूँ और साथ चल रहा हूँ। मो हुआ अविश्वसनीय रूप से विनम्र था। गु चांगहुआई ने नाक भान सिकोड़ी। आप वह कहानी बताते रहें। वो तुम्हारी बड़ी बहन है, सगी नहीं। वो तुम्हें बिना वजह क्यों साथ ले जाएगी? किसी संप्रदाय के भीतर योग्यता अंकों का महत्व महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार मिशन भी महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी काम के नहीं हैं, तो शायद सगे भाई बहन भी आपको साथ नहीं लाएंगे। मुरोंग परिवार याओयांग परिवार की तो बात ही छोड़िए, जो भले ही विनम्र और सौम्य दिखते हों, लेकिन सभी कुलीन परिवारों के बेटे होने पर अंदर से गर्व महसूस करते हैं। यदि आप में कुछ योग्यता नहीं है तो कोई आपके साथ क्यों खेलेगा? भले ही आप सुंदर हों, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। परंतु फिर गु चांगहुआई ने मो हुआ की ओर एक बार फिर आश्चर्य से देखा। इस बच्चे का क्या उपयोग हो सकता है? असंतोषजनक आध्यात्मिक जड़ों और शरीर, कमजोर आध्यात्मिक शक्ति और नींव स्थापना के प्रारंभिक चरण के साथ वह बिल्कुल एक छोटे से खींचे की तरह दिखता था। किसी मिशन में वह क्या मदद कर सकता है? गु चांगहुआई को समझ नहीं आया। उसने अपना सिर हिलाया और उदासीनता से पूछा, इस बार आप किस मिशन पर साथ चल रहे हैं? मो हुआ ने जवाब दिया, एक बलात्कारी को पकड़ना। कौन सा क्षेत्र? बस फाउंडेशन बिल्डिंग मध्य चरण। गु चांगहुआई अवाक रह गया। बस फाउंडेशन बिल्डिंग मध्य चरण? क्या आप खुद अभी भी फाउंडेशन की स्थापना के शुरुआती चरण में नहीं हैं? फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य चरण में एक बलात्कारी को पकड़ने की इतनी बहादुरी, आप इसे मुर्गी पकड़ने जितना आसान बना देते हैं। अपने चचेरे भाई के निर्देशों पर विचार करते हुए गु चांगहुआई ने असहाय होकर कहा, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है ना? मो हुआ थोड़ा आश्चर्यचकित था। अंकल गु मदद करने के लिए इतने उत्सुक थे। उसने पहले सोचा था कि अंकल गु को उसके बारे में कुछ शंकाएं हैं और वे थोड़े तुच्छ होंगे तथा आसानी से मदद की पेशकश नहीं करेंगे। पता चला कि वही तुच्छ व्यक्ति था। अंकल गु एक दयालु व्यक्ति निकले, जिनका बाहर से तो ठंडा लेकिन अंदर से गर्म स्वभाव था। मो हुआ कुछ भावुक हो गया और बोला, बलात्कारी को पकड़ना छोटी बात है, मुझे इसके लिए आपकी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन मो हुआ ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। गु चांगहुई की पलकें झपकी। इस बच्चे की मुस्कुराहट का मतलब था मुसीबत। आगे बढ़ो, क्या बात है? गु चांगहुआई ने सपाट स्वर में उत्तर दिया। अंकल गु, मो हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या आप फायर बुद्ध के बारे में जानते हैं? बोलने के बाद मो हुआ ने गु चांगहुआई की ओर देखा और देखा कि उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया है, उसमें से एक ठंडक निकल रही है और उसकी आंखों में एक उग्रता का आभास भी है। उसने मो हुआ को ठंडी आंखों से देखा। तुमने कहाँ किया? गु चांगहुआई ने रुककर अपनी धीमी और थोड़ी कर्कश आवाज में कहा, ये नाम सुनो। मो हुआ आश्चर्यचकित रह गया। उसने अंकल गु की प्रतिक्रिया इतनी महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस अग्नि बुद्ध को अंकल गु से कोई पुरानी दुश्मनी थी? बॉस जियांग की सूची निश्चित रूप से गुप्त ही रहनी चाहिए। एक पल सोचने के बाद मो हुआ ने आधे सच से कहा, मैंने यह बात एक पाप साधक से सुनी थी, जिसने कहा था कि अग्नि बुद्ध एक बहुत शक्तिशाली अग्नि श्रृंखला मंत्र जानते हैं और सैकड़ों मील के दायरे में कोई भी उनका विरोधी नहीं है। जब गु चांगहुई ने मो हुआ को देखा तो उसकी नजर तेज थी। मो हुआ की आंखें स्थिर जल की तरह थीं, अथाह उसकी अभिव्यक्ति शांत और स्थिर थी। गु चांगहुई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और पूछा, कौन सा पाप कृषक? मो हुआ ने अपना सिर हिलाया, मैं उन्हें नहीं जानता, बस कभी कभार उनसे टकरा जाता था। मैंने उनकी कुछ बातें सुनी और फिर वे चले गए। मैं, एक मामूली साधक, उनके पीछे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। गु चांगहुआई को स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं हुआ, उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई और वह चुप हो गया। उनकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए मो हुआ ने धीरे से पूछा, अंकल गु, क्या यह अग्नि बुद्ध बहुत शक्तिशाली है? क्या आपका उसके साथ कोई इतिहास है? मो हुआ का जिज्ञासु चेहरा देखकर गु चांगहुआई अचंभित रह गया। उसके हाव भाव और लहजे से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे पिछली घटनाओं की कोई जानकारी हो, न ही ऐसा लग रहा था कि उसका अग्नि बुद्ध से कोई वास्ता हो। इससे उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी भौहें और भी सिकुड़ गईं। यह मामला आपके पूछताछ का विषय नहीं है। गु चांगहुआई को कुछ पुरानी घटनाएं याद आने लगी, उनका मूड खराब हो गया, उनका स्वर कुछ कठोर हो गया। मो हुआ को तब पता चला, यहाँ अवश्य ही कोई कहानी होगी।
लेकिन ये देखकर अंकल गू परेशान हो गए और निश्चित रूप से इस पर चर्चा नहीं करेंगे। मो हुआ ने जोर नहीं दिया, चुपचाप अपने दिल में विचार करते हुए किसी और से पूछने की योजना बना रहा था। हालांकि गू चांगहुआ मो हुआ के विचारों को नहीं समझ सका, लेकिन उसकी जिज्ञासु अभिव्यक्ति को देखकर वह जानता था कि भले ही उसने उसे नहीं बताया, मो हुआ पूछताछ जारी रखेगा। गू चांगहुआ ने आह भरी। इस आदमी अग्नि बुद्ध ने बहुत अधिक हत्याएं की थी, वह एक वर्जित था। यदि मो हुआ का वास्तव में कोई छिपा हुआ एजेंडा था, शांगुआन परिवार और यूएर के खिलाफ साजिश रच रहा था, तो यह और भी बेहतर होगा। यदि दुर्भाग्यवश रहस्यों की खोजबीन करते समय वह अग्नि बुद्ध के हाथों में पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो वह सचमुच मर गया। लेकिन अगर वह बस वहां से गुजर गया था और उसने यूएर को बचा लिया था, तो वह यूएर का उपकार करता था। यदि उसने चीजें स्पष्ट नहीं की और उसकी मृत्यु हो गई, तो ये पाप होगा। इसके अलावा एक छोटे किसान के रूप में, जो केवल 1 दशक से अधिक समय तक जीवित रहा था, इस तरह से अपना जीवन खोना एक भयानक बर्बादी होगी। गू चांगहुआ ने कुछ देर तक हिचकिचाहट के बाद आह भरी। ये मामले मुझे तुम्हें नहीं बताने चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि आप इसकी गंभीरता को नहीं समझते और जल्दबाजी में पूछताछ करने से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, उन लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं जिन पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, और आप अनावश्यक रूप से अपनी जान गंवा सकते हैं। मो हुआ बहुत आश्चर्यचकित हुआ, यह अग्नि बुद्ध वास्तव में कौन है? गू चांगहुआ की निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं, वह एक अत्यंत क्रूर दुष्ट साधक है। मो हुआ का दिल थोड़ा ठंडा हो गया। एक सुनहरा कोट। फाउंडेशन स्थापना अंतिम चरण। मो हुआ ने भौहें चढ़ाई। फाउंडेशन स्थापना अंतिम चरण। क्या उसे पकड़ा नहीं जा सकता? गू चांगहुआ ने आह भरी। अग्नि बुद्ध स्वाभाविक रूप से सतर्क हैं, वे केवल द्वितीय श्रेणी राज्य सीमा पर ही आते हैं। उनकी साधना गहन है और उनके मंत्र अत्यंत शक्तिशाली हैं। ताओवादी न्यायालय ने उसे कई बार घेरा है, लेकिन ये चालाक आदमी धूर्त और निर्दयी है। अपने मंत्रों की शक्ति से बल पाकर वह व्यापक रूप से हत्या करता है, और फाउंडेशन प्रतिष्ठान के नीचे शायद ही कोई साधक उसका मुकाबला कर सके। यहाँ तक कि गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स को तैनात करने पर भी, जो स्वर्गीय दाव प्रतिबंधों के कारण अपने जादुई खजाने का उपयोग नहीं कर सकते, उसे हराया जा सकता है, लेकिन उसे मारा नहीं जा सकता। एक बार जब वह भाग जाएगा, तो वह कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा और खतरा टलने तक प्रतीक्षा करेगा, ताकि वह अपनी हत्याएं पुनः शुरू कर सके। ... मो हुआ ने मोटे तौर पर समझा। ताओवादी दरबार के तृतीय श्रेणी के स्वर्ण कोर प्रबंधकों के पास उसे पकड़ने का समय नहीं था, और यदि वे ऐसा कर भी लेते, तो स्वर्गीय दाव के प्रतिबंधों के कारण उसे मारना बहुत कठिन था। द्वितीय श्रेणी प्रवर्तन नेता में से जो लोग पकड़ने का प्रयास करते थे, उन्हें मार दिया जाता था। मो हुआ ने पूछा, अग्नि बुद्ध के अत्यंत शक्तिशाली मंत्र क्या वे निषिद्ध तकनीकें हैं? गू चांगहुआ की निगाहें तेज हो गईं, लेकिन मो हुआ के बारे में सोचते हुए कि वह ताइक्सुगीट का शिष्य है, उसे निषिद्ध तकनीकों के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। सही। गू चांगहुआ ने सिर हिलाया। यह एक निषिद्ध तकनीक है, लेकिन वह जिस मंत्र का अभ्यास करता है वह एक अपूर्ण निषिद्ध तकनीक है। इस निषिद्ध तकनीक की साधना के बाद अग्नि क्यूई के कारण रक्त क्यूई उत्तेजित हो जाती है और प्रकृति हिंसक रूप से हत्यारी हो जाती है। हत्या करने की यह इच्छा बेकाबू है। इस प्रकार यह राक्षस अक्सर रोगग्रस्त अग्नि क्यूई के कारण लापरवाही से निषिद्ध तकनीकों का उपयोग करता है, बड़े पैमाने पर हत्याएं शुरू करता है और अपनी हत्या की इच्छा को शांत करने के लिए निर्दोष लोगों का नरसंहार करता है। आज तक कितने साधक उसके जादू से जलकर मर गए, पीड़ा में तड़पते हुए, कोई भी वास्तव में नहीं जानता। गू चांगहुआ की आंखों में हत्या का तीव्र इरादा चमक उठा। उसकी मुट्ठियां भींचते ही उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। इस तरह के राक्षस को 1000 यातनाएं मिलनी चाहिए, उसके लिए मौत भी अच्छी है। मो हुआ कुछ हद तक हैरान था। ये पहली बार था जब उसने अंकल गू को इतनी गहरी नफरत और खुलेआम हत्या के इरादे से देखा था। मो हुआ ने फिर आश्वस्त करने की कोशिश की, अंकल गू निश्चिंत रहें, स्वर्ग का जाल विशाल, ढीला और अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसे दुष्ट लोगों को निश्चित रूप से दफनाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। गू चांगहुआ के चेहरे पर आत्मा उपहास का भाव प्रकट हुआ। स्वर्ग का जाल विशाल, ढीला और अनदेखा नहीं किया जा सकता। उसकी भावनाएं उमड़ पड़ी। वह कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में मो हुआ को बहुत कुछ कह दिया था। कुछ बातें उसे कभी नहीं बताई जानी चाहिए थी। बस चलो इसे खत्म करते हैं। गू चांगहुआ ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और सलाह दी।
मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम समझ सको, अग्निबुद्ध अत्यंत खतरनाक है। तुम, एक युवा साधक जो अभी परिपक्व नहीं हुए हो, तुम्हें इसके बारे में और अधिक पूछताछ नहीं करनी चाहिए। हुआ ने भौहें चढ़ाई, मैं अब जवान नहीं रहा, मैं 15 साल का हूँ। गु चांगहुई ने परेशान होकर कहा, मैं 100 से अधिक का हूँ। मो हुआ चौंक गया, अंकल गु, आप इतने बुरे हैं। गु चांगहुआई को जलन के कारण अपने दांतों में दर्द महसूस हुआ, काश वह मो हुआ के कान मरोड़ पाता। 100 से ज्यादा, ये कैसे बुरा है? मेरे शक्तिशाली गोल्डन कोर के साथ 100 साल से ज्यादा पुराना, मैं काफी जवान हूँ। ठीक है ठीक है, मो हुआ ने खुद से बुदबुदाते हुए शांतिपूर्वक कहा, यदि तुम 100 से अधिक वर्ष की हो और अभी भी युवा मानी जाती हो, तो मैं अभी भी एक बच्ची ही हूँ। थोड़ा सोचने के बाद मो हुआ ने चुपचाप अग्निबुद्ध के बारे में पूछताछ की। अवसर दुर्लभ थे, और यदि वह अभी और नहीं पूछती तो अंकल गु का मूड बाद में खराब हो सकता था और शायद तब जवाब नहीं देते। अंकल गु, क्या आप अग्निबुद्ध के वर्तमान ठिकाने के बारे में जानते हैं? गु चांगहुई कहना नहीं चाहते थे। मो हुआ समझ गया। तो फिर कोई नहीं है। क्या ताओवादी न्यायालय संप्रदायों को अग्निबुद्ध के लिए वांछित पोस्टर जारी करेगा? गु चांगहुई अभी भी नहीं बोला, लेकिन मो हुआ उसके नाखुश चेहरे पर जवाब देख सकता था। ऐसा नहीं होगा। अग्निबुद्ध के लिए पुरस्कार, क्या ये बहुत अधिक होगा? लगता है ये महंगा पड़ेगा। अग्निबुद्ध के भी साथी हैं, है ना? मुझे ऐसा लगता है, अन्यथा वह ताओवादी न्यायालय के घेरे से बच नहीं पाता। अग्निबुद्ध बहुत समय से नजरों से ओझल है ना? ऐसा लगता है। मो हुआ ने गु चांगहुआई के हाव भाव को घूरते हुए, पंक्तियों के बीच पढ़ते हुए खुद से पूछा और जवाब दिया। अंततः गु चांगहुआई इसे और सहन नहीं कर सका, उसने मो हुआ को उठाया और बाहर जाने लगा। बेहतर होगा कि तुम संप्रदाय में वापस जाओ और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो, ये सभी अनावश्यक प्रश्न पूछना बंद करो। मो हुआ के पैर हवा में लटक गए, कुछ बार लाते मारी, मुक्त होने में असमर्थ, फिर गु चांगहुआई द्वारा उठाए जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने कहा, मैं अपनी बड़ी बहन का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पास अभी भी एक मिशन है। मैं बलात्कारी को पकड़ने के बाद ही वापस जा सकती हूँ। गु चांगहुआई के पास मो हुआ को सामने वाले हॉल में छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और उन्होंने सलाह दी, यहाँ रुको, मुझे अब और परेशान मत करो। ओह! गु चांगहुआई जाने के लिए मुड़ा। फिर भी मो हुआ ने अचानक उसे पुकारा, अंकल गु। गु चांगहुआई ने मुड़कर देखा और मो हुआ मुस्कुराया, मुझे एक आखिरी सवाल पूछने दो। गु चांगहुआई मना करने ही वाला था, लेकिन अपने चचेरे भाई की चेतावनी को याद करते हुए उसने आह भरी। तो फिर पूछो, अग्निबुद्ध कैसा दिखता है? मो हुआ ने पूछा। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाई, क्या मैंने नहीं कहा था कि इसके बारे में पूछताछ न करें? मो हुआ ने कहा, मुझे डर है कि मैं उससे टकरा सकती हूँ और मुझे ये जानना होगा कि वह कैसा दिखता है, ताकि मैं पहले ही भाग सकूं। आप इतने भाग्यशाली कैसे हो सकते हैं कि आप उनसे अचानक मिल गए? मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ। मो हुआ ने जोर देकर कहा, क्या होगा यदि मैं उससे टकरा जाऊं, उसे पहचान न सकूं और मूर्खतापूर्ण तरीके से उसके करीब पहुंच जाऊं, और फिर वह मुझे मार डाले? आपकी सोच सचमुच अजीब है। गु चांगहुई ने चुपचाप आलोचना की, लेकिन फिलहाल उन्हें खंडन करने का कोई कारण नहीं मिल सका। खतरे से बचने के लिए पहले से ही उसके बारे में जानना जरूरी है, अन्यथा यदि वह खतरे में हो और उसे पता ही ना हो तो उससे कैसे बचा जा सकता है? गु चांगहुआई को सिरदर्द होने लगा, अंततः वह केवल इतना ही कह सका। लंबा कद, करुणामय चेहरा, रक्तवर्ण कासया पहने, सिर के ऊपर आग जैसा लाल निशान, त्वचा हल्की लाल। मो हुआ ने चुपचाप अपने मन में यह बात नोट कर ली। गु चांगहुआई फिर से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन मो हुआ को कुछ याद आया और उसने उसे रोक दिया। अंकल गु, अब क्या? बस एक आखिरी सवाल। गु चांगहुआई की भौहें तन गईं, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि आखिरी प्रश्न ही अंतिम प्रश्न था? इस बार यह सचमुच आखिरी है, मो हुआ ने दृढ़तापूर्वक कहा। गु चांगहुआई ने चिढ़कर कहा, बोलो। मो हुआ ने हल्की सी पलकें झपकाई और धीमी आवाज में पूछा, अंकल गु, उस मंत्र का नाम क्या है जिसे अग्निबुद्ध ने विकसित किया था? गु चांगहुआई ने चेतावनी दी, मैं आपको यह नहीं बता सकता। सच में, बस यह आखिरी वाला? गु चांगहुई संशय में दिखे। मो हुआ ने जोर देकर कहा, अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। गु चांगहुई ने भौहें उठाई, सचमुच? मो हुआ ने गंभीरता से सिर हिलाया। गु चांगहुआई ने अपना सिर हिलाया।
यद्यपि उसे इस बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन सोचने के बाद उसने सोचा कि मंत्र का नाम जानना ज्यादा नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। यह एक निश्चित तकनीक थी। ये छोटा बदमाश निश्चित रूप से इसे स्वयं विकसित करने का प्रयास नहीं करेगा। यदि वह वास्तव में ऐसा करता तो वह उसे पकड़ लेता और ताओवादी जेल में एकांत कारावास में डाल देता। गु चांगहुई ने मन ही मन सोचा। मोहुआ के आशान्वित चेहरे को देखकर गु चांगहुई ने आह भरी और धीरे से कहा, अग्नि बुद्ध द्वारा विकसित निश्चित तकनीक को कहा जाता है उल्का अग्नि कौशल। मोहुआ आश्चर्यचकित रह गया, फिर उसकी आंखें चमक उठी, उत्साह से भर गया। उल्का अग्नि कौशल। गु चांगहुई चौंक गया और तुरंत बेचैनी महसूस करने लगा। ये बच्चा, निश्चित रूप से वह इतना उतावला और लापरवाह नहीं होगा कि निश्चित तकनीक सीखने का प्रयास करे। फिर भी यदि वह इतना साहसी और लापरवाह होता तो भी वह अग्नि बुद्ध के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं कर पाता। गु चांगहुई बहुत चिंतित था और उसने चेतावनी देते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। यह एक निश्चित तकनीक है, बेहतर होगा कि आप इसे न सीखें। मोहुआ ने सिर हिलाया, चिंता मत करो अंकल गु, मैं इसे नहीं सीखूंगा। मैं इसे सिर्फ एक संदर्भ के तौर पर लूंगा, इसे देखूंगा और स्किल पैटर्न की साहित्यिक चोरी करूंगा। मैं इसे सीखूंगा नहीं। गु चांगहुई मोहुआ के चालाक विचारों से अनजान सिर हिलाया और फिर चला गया। मोहुआ संतुष्ट था, आखिरकार वे यात्राएं व्यर्थ नहीं गईं। अंकल गु वास्तव में अग्नि बुद्ध के बारे में जानते थे। निश्चित तकनीक, उल्का अग्नि कौशल। यह मंत्र अपने नाम से ही बहुत शक्तिशाली लग रहा था, और उल्का अग्नि, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसका फायरबॉल तकनीक से कुछ संबंध है। दुर्भाग्यवश ये पता नहीं चल सका कि अग्नि बुद्ध वास्तव में कहाँ थे। यहाँ के ताओवादी न्यायालय के अधिकारियों को भी कोई खबर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। मोहुआ वहीं रुका रहा, सीनियर सिस्टर मुरोव का इंतजार करता रहा और फिर देर से पहुंचे सीनियर ब्रदर फैंग और बाकी लोगों के साथ ताओवादी दरबार के बाहर पहुंच गया। वे दोनों एक गाड़ी में सवार होकर सेकेंड ग्रेड लुवान माउंटेन सिटी पहुंचे ताकि बलात्कारी फ्लावर जेंटलमैन को पकड़ सकें। लुवान माउंटेन सिटी द्वितीय श्रेणी बिशन सिटी के उत्तर में था। शहर में कई छोटे छोटे परिवार थे, जिनमें से कई महिला शिष्याएं हाल ही में पीली और दुबली हो गई थीं, तथा उनकी सांसें भी कमजोर हो गई थीं। परिवारों द्वारा जांच के बाद पता चला कि उन्हें पानी पिलाया गया था। जिस व्यक्ति ने उन्हें नशीला पदार्थ दिया वह कोई और नहीं बल्कि फ्लावर जेंटलमैन था, जो ताओवादी न्यायालय द्वारा वांछित बलात्कारी था। ये महिला शिष्याएं पुष्प पुरुष की मीठी बातों और चतुराई भरे शब्दों से मोहित होकर स्वेच्छा से उनकी स्त्रियां बन गई थीं और उनकी प्राणशक्ति क्षीण हो गई थी। अब अपनी दुर्बल अवस्था के बावजूद वे उन पर मोहित हो गई थीं और पुष्प पुरुष की रक्षा करने पर अड़ी थीं, ये दावा करते हुए, वह मुझसे प्यार करता है। यहाँ तक कि थका हुआ होने के बावजूद मैंने ऐसा स्वेच्छा से किया। आपसी सहमति क्या है, यह आपका कोई काम नहीं है। और जैसे ये वे शब्द थे जो मुरोव कयुन ने पूछताछ के बाद सुने और फिर मोहुआ को बताए। मोहुआ को ये बात बहुत चौंकाने वाली लगी। ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल कुछ साधक केवल दिखावे की परवाह करते हैं, अच्छे और बुरे में भेद भी नहीं करते। कोई सचमुच आपका मांस खाना चाहता है, आपका खून पीना चाहता है, आपकी जीवन ऊर्जा को खत्म करना चाहता है, और आप स्वेच्छा से सहमति देते हैं, यहाँ तक कि इसका आनंद भी लेते हैं। सौभाग्य से ताओवादी कानून निर्दयी बना रहा। दूसरों को पानी से नहलाना एक अपराध था। फ्लावर जेंटलमैन लुवान माउंटेन सिटी में कई महिला शिष्यों के बीच रहकर कुशलतापूर्वक अपने समय का प्रबंधन कर रहे थे। लेकिन क्योंकि उसने अपना समय बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही सख्ती से निर्धारित कर रखा था, इसलिए जब घटना घटी तो उसके पास भागने का समय नहीं था और अब वह किसी मौज मस्ती वाले क्वार्टर में या शायद किसी विशाल हवेली में छिपा हुआ था। बारिश के बाद निशान रह जाते हैं, जहां हंस उड़ते हैं वहां उनकी आवाजें गूंजती रहती हैं। चूंकि उसने निशान छोड़े हैं, इसलिए उसे भागने का सपना भी नहीं देखना चाहिए, खासकर मोहुआ के सामने। मोहुआ की दिव्य भावना ने ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और कारण और प्रभाव की गणना करते हुए शीघ्रता से फ्लावर जेंटलमैन के निशान ढूंढ लिए। निशानों का अनुसरण करते हुए उन्होंने तब तक खोज की जब तक उन्हें द्वितीय श्रेणी के वांग परिवार का सबसे बड़ा कमरा नहीं मिल गया, जो परिवार के मुखिया की विवाहित दाववादी साथी के शयन कक्ष के अंदर था। दिव्य अनुभूति की धुंधली दृष्टि में वांग परिवार की मालकिन के शयन कक्ष में दो आकृतियां थीं, जिनके कार्य अज्ञात थे।
मूव हुआ अंदर जाकर फ्लावर जेंटलमैन को बाहर खींचना चाहता था, लेकिन मुरोम कयुन ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। तुम अभी जवान हो, अपनी आंखें मत खराब करो। मूव हुआ ने पलकें झपकाई। उसे पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन आज्ञाकारी होकर वह अंदर नहीं गया। इस प्रकार ओयांग फेंग और शांगुआन जू बाहर पहरा दे रहे थे। मुरोम कयुन और हुआ कियान ने शयन कक्ष में प्रवेश किया। कुछ ही देर बाद कमरे से एक महिला की चीख गूंजी। उसके बाद एक अस्त व्यस्त आदमी की आवाज आई, जो मंत्रों और आत्मा की सुइयों के प्रभाव में था, खून थूक रहा था और टूटी हुई खिड़की से हताश होकर भाग गया। मूव हुआ अभी भी थोड़ा उत्सुक था, इसलिए उसने चुपके से टूटी खिड़की से कक्ष में झांका। कक्ष के अंदर अव्यवस्था फैली हुई थी, वस्त्र और स्कर्ट बिखरे पड़े थे। एक अस्तव्यस्त महिला अपने शरीर को रजाई से ढके हुए गुस्से से चिल्लाए, कितना दुस्साहस! आप कौन हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वान परिवार के निजी आवास में घुसने की? बाहर फ्लावर जेंटलमैन को पहले ही ओयांग फेंग और शांगुआन जू ने रोक लिया था। मुरोम कयुन ने उस महिला पर ठंडे स्वर में व्यंग्य किया, आप परिवार के मुखिया की पत्नी हैं, फिर भी आप एक बलात्कारी को अपने कक्ष में फुसलाती हैं और कोई शर्म नहीं दिखाती हैं। महिला ने अहंकार से मुरोम कयुन को घूरा। कौन सा बलात्कारी? छोटी बच्ची, तुम क्या जानती हो? मेरे सज्जन मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि वह अपनी साधना बढ़ाने के लिए केवल दूसरी महिलाओं से ही संबंध बनाते हैं और उनके प्रति उनकी कोई सच्ची भावना नहीं है। और वह मेरे साथ अलग तरह से व्यवहार करता है, इस प्रकार वह केवल मेरे साथ अंतरंग है और मेरी महत्वपूर्ण ऊर्जा को खत्म नहीं करता है। जैसे ही महिला ने कहा, उसके दिल में ईर्ष्या उमड़ पड़ी। वे सस्ती महिलाएं, जिन्हें सज्जन द्वारा पूरा किया जाना है, उन्हें वास्तव में सौदे का बेहतर हिस्सा मिल रहा है। मुरोम कयुन को क्रोध की लहर महसूस हुई। क्रोध से उसके दांत खुजलाने लगे। कुछ क्षणों के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। मूव हुआ बाहर से छुपकर सुन रहा था और उसने विनम्रतापूर्वक बीच में कहा, वह आपसे पुनः पूर्ति नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि वह आपको एक सुअर की तरह पाल रहा हो, आपकी साधना में सुधार होने का इंतजार कर रहा हो और फिर एक ही बार में आपको समाप्त कर दे। मूव हुआ के शब्द तीखे थे, फिर भी उसका चेहरा सहानुभूतिपूर्ण था। आखिरकार वास्तविकता स्पष्ट थी। एक कुत्ता अपनी खाने की आदतें नहीं बदल सकता, न ही एक बलात्कारी अपनी आदतें बदलना बंद कर सकता है। सुअरों को वध से पहले मोटा किया जाता है। महिला उसके शब्दों से स्तब्ध रह गई। उसका बचाव बिखर गया। उसके चेहरे पर खून दौड़ गया और वह लाल हो गया। उसने कांपती उंगलियों से मोहुआ की ओर इशारा किया, तुम ये। वह जोर से गाली देने ही वाली थी कि हुआ कियान ने एक स्पिरिट नीडल का उपयोग करके उसे चुप करा दिया तथा उसके EQ पॉइंट पर सुई चुभो दी, जिससे वह बेहोश हो गई। यद्यपि इस महिला ने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट प्राप्त कर लिया था, लाड़ प्यार और विशेषाधिकार प्राप्त होने के कारण वह केवल अपने पति की पीठ पीछे गुप्त रूप से प्रेमियों के साथ लिप्त होना जानती थी। उसकी ताकत इतनी कमजोर थी कि वह क्रोधित करने वाली थी। जहां तक इस महिला के साथ व्यवहार करने का प्रश्न है, इसका निर्णय वान परिवार द्वारा किया जाना था तथा ताओवादी न्यायालय के निर्णय द्वारा भी। सबसे जरूरी काम बलात्कारी को पकड़ना था। बलात्कारी खिड़की से भाग गया और भागने का प्रयास किया, लेकिन बाहर इंतजार कर रहे ओयांग फेंग और शांगुआन जू ने उसे पकड़ लिया। ओयांग फेंग की तलवार हवा की तरह थी और शांगुआन जू की तलवार पहाड़ की तरह। दोनों ने बलात्कारी को घेर लिया, जिससे उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला। जब मूव हुआ ने बाहर आकर देखा, तो उसने उस आदमी के सुंदर रूप और बीमार पीले रंग को पहचान लिया। वह वास्तव में एक भ्रष्ट फूल सज्जन था। कई बलात्कारियों की तरह फ्लावर जेंटलमैन भी गति तकनीक में कुशल था, लेकिन ताओवादी कौशल में औसत दर्जे का था। ओयांग फेंग के साथ लड़ाई के दौरान वह नुकसान में था, लेकिन उसकी चाल गुलाबी धुंध में लिपटे हुए गिरते फूलों की तरह सुंदर थी, जिससे वह अपने जीवन को किसी भी तत्काल खतरे के बिना कुछ समय के लिए खुद को रोक सका। जल्द ही वान परिवार के किसान भी वहां एकत्र हो गए और प्रत्येक ने अपने अपने तरीके से आश्चर्य व्यक्त किया। कुछ लोग उपहास कर रहे थे, मानो यह कोई मजाक हो। कुछ ने अपने चेहरे ढक लिए, अपमानित महसूस कर रहे थे। अन्य लोग धार्मिक क्रोध से भर गए। इसके बाद वान परिवार के कई साधकों ने मिलकर हमला कर दिया और पुष्प सज्जन को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनकी अयोग्यता एक बाधा बन गई, जिससे अनजाने में फ्लावर जेंटलमैन को सांस लेने का मौका मिल गया। मूव हुआ पहले तो परेशान हुआ, लेकिन वान परिवार के साधकों की टालमटोल भरी निगाहों को देखकर उसे कुछ समझ में आया। फ्लावर जेंटलमैन को पकड़ने से घोटाला और मजबूत हो गया। वान परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। परिवार में एक रखेल का बलात्कारी को पालना एक बड़े घोटाले में बदल जाएगा।
वांग परिवार पूरे लुवान पर्वतीय शहर में हंसी का पात्र बन गया, सैकड़ों वर्षों तक उसका उपहास किया गया। आदर्श रूप से वांग परिवार फ्लावर जेंटलमैन को पकड़ लेगा और उसे मौके पर ही मार देगा, शरीर को नष्ट कर देगा और सब कुछ नकार देगा। अन्यथा फ्लावर जेंटलमैन को बच निकलने देना तथा इस मामले को अफवाहों से अधिक कुछ न बनाना दूसरा सबसे अच्छा परिणाम होगा। सबसे खराब स्थिति तो ये होगी कि यदि फ्लावर जेंटलमैन महुआ और उसके साथी संप्रदाय के अनुयायियों के हाथों में पड़ जाए और फिर उसे ताओवादी न्यायालय में लाया जाए, उस पर मुकदमा चलाया जाए और उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाए। इससे यह मामला अपरिवर्तनीय तथ्य में बदल जाएगा, जिससे पूरा वांग परिवार शर्मिंदा हो जाएगा। इस प्रकार उनका प्राथमिक लक्ष्य फ्लावर जेंटलमैन को पकड़ना था। ऐसा न होने पर उन्हें फूल सज्जन को इन कुछ संप्रदाय के अनुयायियों के हाथों में पड़ने से भी रोकना होगा। ये समझते हुए महुआ ने हल्के से मुस्कुराकर हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया, बल्कि वापस बैठकर तमाशा देखने लगा। वांग परिवार के साधकों की गतिविधियों से महुआ को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये जानते हुए कि वे फ्लावर जेंटलमैन को नहीं पकड़ सकते, उन्होंने जानबूझकर ओयांग फेंग और शांगगुआनजू को फंसाना शुरू कर दिया। यह महसूस करते हुए ओयांग फेंग और शांगगुआनजू नाराज हो गए और अधिक गंभीर रूप से हमला करना शुरू कर दिया। चूंकि वांग परिवार के साधकों ने मदद करने का नाटक किया, लेकिन उन्हें बाधा पहुंचाए, इसलिए उन्होंने गलती का नाटक किया और अपनी तलवारों से उनमें से कुछ पर वार किया। दोषी महसूस करते हुए वांग परिवार के साधकों ने शिकायत करने का साहस नहीं किया। हालांकि इस अराजकता से फ्लावर जेंटलमैन को फायदा हुआ, जिससे उसे भागने में आसानी हुई और कुछ तेज चालों के बाद वह खुद और ओयांग फेंग और शांगगुआनजू के बीच कई मीटर की दूरी बनाने में कामयाब रहा। ये दूरी उसके भागने के लिए पर्याप्त थी। ओयांग फेंग थोड़ा क्रोधित होकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उभारा और उसकी तलवार क्यूई भयंकर हो गई। वह बलपूर्वक प्रहार करने के लिए तैयार हो गई तथा हस्तक्षेप करने वाले वांग परिवार के साधकों को भी काट डालने का इरादा रखती थी। अचानक उसके कान के पास एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, वरिष्ठ भाई फेंग। ओयांग फेंग आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपना सिर घुमाकर देखा और देखा कि महुआ हाथ जोड़े खड़ा था, शांत दिख रहा था और उसकी ओर इशारा भी कर रहा था। ओयांग फेंग को तब समझ आया, वह रुक गया और शांगगुआनजू ने भी अपनी भारी तलवार रख दी। सभी ने देखा कि कैसे फ्लावर जेंटलमैन पिछवाड़े की दीवार पर चढ़ गया, संरचना को तोड़ दिया और वांग परिवार की बाहरी दीवार की ओर भाग गया। पूरे रास्ते में हंगामा और अराजकता का माहौल था। पूरा वांग परिवार शोरगुल और अराजकता से भरा हुआ था, पूरी तरह से अव्यवस्थित था। और इस तरह फूलवाला सज्जन भाग निकला। महुआ ने काफी हंगामा देखा था। उसने अपना सिर हिलाया, फिर मुरो कयुन और कुछ अन्य लोगों के साथ उठ खड़ा हुआ ताकि वांग परिवार के बाहर भागने वाले का पीछा कर सके। फ्लावर जेंटलमैन आंदोलन तकनीकों में बहुत कुशल था, लेकिन महुआ की नज़र में ये केवल एक विशेषज्ञ के सामने दिखावा था। उस समय जब फूल सज्जन हर किसी से निपटने के लिए अपनी चाल तकनीकों का उपयोग कर रहे थे, महुआ ने पहले से ही अपनी दिव्य इंद्री के साथ उन्हें कसकर पकड़ लिया था। वह महुआ की पकड़ से बच नहीं पाएगा। भले ही वह बच निकला हो, महुआ के पास अभी भी उसके कारण और प्रभाव का पता लगाने के लिए स्वर्गीय गुप्त गणना थी। ये कहा जा सकता है कि जिस क्षण से उसने महुआ के सामने खुद को दिखाया, वह एक पका हुआ बत्तख था जो उड़ने में असमर्थ था। मुरो कयुन और अन्य लोग वांग परिवार से अलग हो गए, वांग परिवार के साधकों से दूर हो गए और फिर महुआ के निर्देशन में केवल आधे घंटे में लुवान पर्वतीय शहर की एक एकांत गुफा में पुष्प सज्जन से मिले। आधे दिन तक भागते भागते उनकी सारी शक्ति समाप्त हो गई थी। उन्हें लगा कि वे सुरक्षित निकल चुके हैं और आराम करने के लिए ध्यान कर रहे थे। फूल वाले सज्जन का चेहरा आश्चर्य से भर गया। आपको ये जगह कैसे मिली? ये गुफा उसका छिपने का स्थान था, जिसके बारे में उसके अलावा शायद ही कोई जानता था। ओयांग फेंग उसके सवाल का जवाब देने की जहमत नहीं उठा सके, बस अपनी पीली मेपल लॉन्गस्वॉर्ड उनकी ओर तान दी और ठंडे स्वर में कहा, अब तुम मर सकते हो। फ्लावर जेंटलमैन ने ठंडी हंसी हंसी। वह अभी भी कुछ हद तक अहंकारी था और उसने ओयांग फेंग और अन्य लोगों को गंभीरता से नहीं लिया। यदि वह एक बार बच सकता है तो वह दूसरी बार भी बच सकता है। अपनी चाल ढाल की तकनीक पर भरोसा करते हुए वह इस द्वितीय श्रेणी के अमर शहर में, जहां कोई भी उसे छू नहीं सकता था, खुलेआम लूटपाट और चोरी कर रहा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह पहले भी भागने में सफल रहा था, क्योंकि अंधेरे में छिपे एक छोटे से किसान ने कोई हरकत नहीं की थी। लेकिन अब स्थिति अलग थी। महुआ अब उसे जाने देने की योजना नहीं बना रहा था।
फूल वाला सज्जन एक विद्रोही हंसी हंसने लगा, उसकी चाल सुंदर थी और वह भागने के लिए खड़ा हो गया। दूर से मोह हुआ कि उंगली के एक झटके से जल की हुई तुरंत संघनित हो गई। एक जल कारावास तकनीक उतरी और फूल सज्जन को सुरक्षित रूप से बांध दिया, जो हवा पर कदम रखने और हवा में छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था। फूल सज्जन अचानक जल कारावास तकनीक द्वारा फंस गया। उसने देखा कि उसका विद्रोही स्वभाव गायब हो गया, उसकी आंखें सदमे और भय से भर गईं। इसके बाद वह उस पतंग की तरह जमीन पर गिर पड़ा जिसकी डोर उड़ने से पहले ही कट गई हो। ओयांग फैंग, जो अपने क्रोध को नियंत्रित कर रहा था, अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ा और जल कारावास तकनीक से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे फूल सज्जन को वापस जमीन पर गिरा दिया। शांगगुआनजू भी अपनी तलवार से कुछ और वार करने के लिए आगे बढ़ा। मुरोंग कइयुन, जो ऐसे घृणित कार्य से घृणा करती थी, ने कोई दया नहीं दिखाई तथा उसने निर्दयतापूर्वक उसके अंगों को 5 रंगों वाली आत्मा की ज्योति से जला दिया। पास ही हुआ कियान भी कठोर चेहरा बना रही थी, वह लगातार उस पर आत्मा संरचनाओं के साथ हमला कर रही थी। फूल वाला सज्जन केवल जमीन पर पड़ा छटपटाता हुआ, दया की भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा था। वह पहले वाले घमंडी आदमी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। इस बिंदु पर कब्जा समाप्त हो गया। फूल सज्जन के पैर तोड़ दिए गए थे और आध्यात्मिक ताले से जकड़ दिए गए थे। मोह हुआ ने औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लोहे की प्लेट निकाली। उन्होंने विभिन्न ज़ैड स्लिप्स, रिप्लेनिशिंग कल्टीवेशन तकनीकों का एक सेट, इविल टेक्निक मूवमेंट तकनीकों का एक खंड, 2 स्प्रिंग पैलेस आरेख, कई स्पिरिट स्टोन, कई मोहक गोलियां और महिलाओं के अन्य व्यक्तिगत सामान जैसे कि पाउच और अंडरगारमेंट्स प्राप्त किए। इन वस्तुओं को उनसे यातना देकर निकलवाया गया तथा वरिष्ठ सिस्टम मुरोंग द्वारा तुरंत जब्त कर लिया गया। मुरोंग कइयुन को डर था कि मोहुआ बुरी आदतें सीख सकता है। मैं बाद में तुम्हें कुछ और मेरिट पॉइंट्स दूंगा, तुम्हें इन गंदी चीजों की जरूरत नहीं है, और बाद में तुम इन्हें ताओवादी न्यायालय को सौंप सकते हो या इन्हें इनके मूल मालिकों को लौटा सकते हो। ओह, मोहुआ ने अपना सिर हिलाया। उसके पास दुष्ट साधक की दुष्ट तकनीकों का कोई उपयोग नहीं था, लेकिन वह फ्लावर जेंटलमैन की गुप्त गतिशीलता तकनीकों की पुस्तिका को देखने में रुचि रखता था, ताकि एक दुष्ट साधक की गतिशीलता तकनीक के पीछे के सिद्धांतों और किसी भी संभावित खामियों का अध्ययन और समझ सके। और ये देखने के लिए कि क्या ज़ैड स्लिप्स में पाप साधकों के बारे में कोई जानकारी या सुराग है। हालांकि सीनियर सिस्टम मुरोग ने उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं था। चूंकि वह एक बलात्कारी था, इसलिए संभवतः वह ऐसी चीजें लेकर आया था जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं थी और जिन्हें देखकर उनकी आंखें गंदी हो जाती थीं। खैर, फिर जाने दो। मोहुआ ने खुद को सांत्वना दी। निम्नलिखित मामले तो बस बातों को समेटने वाले थे। फूल सज्जन को पकड़ लिया गया था और उसे मुकदमे के लिए ताओवादी न्यायालय में ले जाया जाना था। यह कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन दूसरी ओर वांग परिवार में हंगामा मच गया। बंद दरवाजों के पीछे एक परिवार कैसा व्यवहार करता है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार जब यह उजागर हो गया, तो पारिवारिक अनुशासन की कमी और पतित घर जैसी बातें अत्यंत हानिकारक थीं। बाद में मोहुआ को पता चला कि वांग परिवार के मुखिया और उनके दावसाथी लंबे समय से अलग थलग थे और दोनों अपनी मर्जी से काम कर रहे थे। वह स्वयं भी कोई सभ्य व्यक्ति नहीं था, लेकिन वांग परिवार के मुखिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसकी पीठ पीछे इस हद तक गलत काम कर रही है। वह एक बलात्कारी के साथ गहराई से प्यार करती थी, यहाँ तक कि उसे भीतरी कक्ष में भी रखती थी। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया। ये जोड़ा, एक निकम्मा आदमी और एक निकम्मा औरत, वास्तव में काफी अच्छी जोड़ी थी। हालांकि मोहुआ युवा था और उसे इन अनैतिक कहानियों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इस यात्रा का उनका उद्देश्य फ्लावर जेंटलमैन को पकड़ना, मेरिट पॉइंट्स का आदान प्रदान करना और संरचनाओं के बारे में जानना था। बाकी मामले से निपटने में वह परेशान नहीं हो सके। फ्लावर जेंटलमैन के पकड़े जाने के साथ ही मिशन समाप्त हो गया। ओयांग फेंग और शांगगुआनजू ने फ्लावर जेंटलमैन को लुवान माउंटेन सिटी के ताओवादी न्यायालय तक पहुंचाया, इस बीच बयान लिए और कुछ प्रक्रियाएं पूरी की। मुरोंग कइयुन और हुआ कियान ने उन निजी वस्तुओं को, जिन्हें फ्लावर जेंटलमैन ने चुराया था या जब्त कर लिया था, जैसे हेयरपिन, पाउच और अंतरंग वस्त्र, उन महिलाओं को लौटा दिए जिनकी वे संपत्ति थी। इनमें से कुछ महिलाओं को धोखा दिया गया था और उन्होंने स्वेच्छा से फ्लावर जेंटलमैन द्वारा अपना फायदा उठाने दिया था। हालांकि कुछ महिलाओं को मजबूर किया गया। बाद में फ्लावर जेंटलमैन द्वारा उनकी निजी वस्तुएं चुरा ली गईं या छीन ली गईं, जिनका उपयोग जबरन वसूली और धमकी देने के लिए किया गया। ऐसी वस्तुएं ताओवादी न्यायालय को सौंपने के लिए उपयुक्त नहीं थीं।
इन महिलाओं की दुर्दशा पर विचार करते हुए मुरो कयुन और हुआ कियान ने इन निजी सामानों को उन उत्पीड़ित दयनीय महिलाओं को निजी तौर पर वापस कर दिया। चाहे उन्हें ले जाना हो या उनका सामान वापस करना हो, दोनों ही कार्यों में थोड़ा समय लगता था। सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अलग हो गए और अपने संप्रदाय में वापस जाने से पहले लुवान माउंटेन सिटी के बाहर पुनः एकत्र होने का निर्णय लिया। इन मामलों में मोहुआ की भागीदारी की आवश्यकता नहीं थी। कुछ भी करने को न होने पर मोहुआ लुवान माउंटेन सिटी के बाहर के दृश्य को देख रहा था, अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों की प्रतीक्षा कर रहा था। इंतजार करते करते मोहुआ को भूख लगने लगी। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय जागृत की और पास ही हरी भरी पहाड़ियों और साफ पानी के बीच बसा एक चाय घर देखा। मोहुआ की आंखें चमक उठीं और उसने मुरो कयुन को संदेश भेजा, बहन, मैं शहर के बाहर चाय की दुकान पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद वह वाटर पासिंग स्टेप का उपयोग करते हुए फुर्ती से पहाड़ी रास्तों से नीचे उतरते हुए खुशी खुशी चाय घर में पहुंच गया। चाय घर बड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक छतरी बना रखी थी और बाहर कुछ मेजें लगा रखी थीं। कुछ किसान वहां पर सूखे मेवे खा रहे थे, ठंडी चाय की चुस्कियां ले रहे थे तथा बीच बीच में बातें कर रहे थे। मालिक, जो उम्र के कारण कुबड़े हो गए थे, ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए पूछा, युवा स्वामी, क्या आप चाय लेंगे? मोहुआ, जो मुख्यतः भूखा था, ने पूछा, बड़े भाई, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? बूढ़े व्यक्ति ने अफसोस के साथ कहा, मेरे पास चाय के लिए केवल कुछ सूखे मेवे और कुछ पेस्ट्री हैं, लेकिन बहुत से लोग उन्हें ऑर्डर नहीं करते हैं। मुझे डर है कि वे युवा मालिक के स्वाद के अनुरूप नहीं होंगे। कोई बात नहीं, मुझे नूडल्स का एक बड़ा कटोरा दे दो। बहुत अच्छा, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक मिनट रुकिए, युवा स्वामी। मोहुआ ने एक ऐसी मेज चुनी जहां से हवा और पानी का सुखद दृश्य दिखाई देता हो और वह बैठने के लिए साफ सुथरी दिख रही हो। जल्द ही नूडल्स उसके पास लाए गए। वे देखने में तो ठीक ठाक लग रहे थे। मोहुआ ने उन्हें चखा। हालांकि वे बहुत स्वादिष्ट नहीं थे, पर बुरे भी नहीं थे। वह ज्यादा नखरेबाज नहीं था, इसलिए उसने ध्यान लगाया और बड़े चाव से नूडल्स चट कर लिए। खाना खाते समय मोहुआ के विचार पुनः अपने मिशन पर आ गए। फूल सज्जन, अगर उसे सही से याद है तो फ्लावर जेंटलमैन का नाम भी बॉस जियांग की सूची में था। तो क्या फ्लावर जेंटलमैन कियानिक्स्यू राज्य सीमा के एक संप्रदाय का एक विद्रोही शिष्य था? वह अचानक लुवान माउंटेन सिटी में क्यों प्रकट हुआ था? इससे पहले ताओवादी न्यायालय में मोहुआ ने फ्लावर जेंटलमैन से संबंधित दस्तावेज का अध्ययन किया था। फ्लावर जेंटलमैन बहुत सतर्क था। वह अक्सर कियानिक्स्यू राज्य की सीमा के बाहर दूरदराज के क्षेत्रों में अमर शहरों में जाता था। उन शहरों में ताओवादी न्यायालय का प्रबंधन ढीला था, नैतिकता ढीली थी तथा लाल बत्ती वाले इलाकों की भरमार थी। बलात्कारियों के लिए एक आदर्श पनाहगाह। लेकिन वह अचानक छोटे परिवारों की महिला चिकित्सकों को शिकार बनाने के लिए लुवान माउंटेन सिटी जैसी जगह पर क्यों आया? क्या साधना के दौरान वह अपनी दुष्ट कुशलताओं से अभिभूत हो गया था? क्या उसकी लालसा उस पर हावी हो गई थी? निश्चित रूप से उसे यह विश्वास नहीं था कि द्वितीय श्रेणी राज्य सीमा पर कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। मोहुआ ने बड़े कटोरे को पकड़ा और नूडल्स को सोच विचार कर चूस रही थी। अचानक आवाजें उठीं। मोहुआ ने ऊपर देखा तो कुछ साधक आ रहे थे। नेता लंबा और दयालु चेहरे वाला था, उसके पीछे 2 हटे कट्टे आदमी और एक दुबला पतला आदमी था। 2 बर्तन चाय, 2 प्लेट सूखा मांस और 4 प्लेट कैंडीड फल। उन्होंने अपने लिए जलपान का ऑर्डर दिया और एक कोने में बैठकर आपस में शांतिपूर्वक बातें करने लगे। मोहुआ ने शुरू में तो उन पर ध्यान नहीं दिया और अपने नूडल्स पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसकी दिव्य इंद्रिय और श्रवण शक्ति जागृत हो गई और उसने हुआ लियुलांग शब्दों को धीरे से सुना। हुआ लियुलांग। मोहुआ ये सोचकर रुक गया कि शायद उसने गलत सुना है, इसलिए उसने खाना धीमा कर दिया और ध्यान से सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। थोड़ी देर बाद समूह ने फिर कहा, हुआ लियुलांग, उद्धरण चिन्ह ... वह अभी तक क्यों नहीं आया? हम इस बात पर सहमत हुए। मोहुआ के मन में कुछ गड़बड़ थी। ये हुआ लियुलांग, क्या वह वास्तव में फ्लावर जेंटलमैन हो सकता है? क्या वे एक ही समूह का हिस्सा थे? मोहुआ ने अपने चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं दिखाया। वह सिर झुकाए नूडल्स खाता रहा, लेकिन उसकी दिव्य इंद्रिय पहले ही चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी और वह उनकी हर बात को कान लगाकर सुन रहा था। उद्धरण चिन्ह ... 1 घंटा चूक गए। क्या आप इतनी देरी बर्दाश्त कर सकते हैं? परेशान करने वाली बात, यह उतना ही पेशाब और गंदगी है जितना कि एक आलसी गधा अनाज पीसता है।
ऐसी बेकार साधना तकनीक का अभ्यास अपने निचले आधे हिस्से को नियंत्रित नहीं कर सकता, वास्तव में एक बर्बादी है। कौन जाने वह अभी किस वेश्या के बिस्तर पर लेटा होगा। वह पेट के बल तो नहीं मरेगा, है ना? वह वैसे भी इसके लायक होगा। मुंह हुआ ने सुनते हुए भौहें चढ़ाईं, क्योंकि जितना अधिक वह सुनता ये बात उतनी ही अधिक संभावित लगती। उसे हमेशा लगता था कि जिस फ्लावर जेंटलमैन का उन्होंने उल्लेख किया था वह वही बलात्कारी था जिसे उसने और उसके भाइयों और बहनों ने हाल ही में पकड़ा था। कुआलियुलांग। क्या करें? उन्हें पकड़ने का कोई तरीका खोजें। पृथ्वी अग्नि संरचना स्थापित करें और उन सभी को एक साथ बाहर निकालें। मुंह हुआ ने अपना सिर हिलाया। पूरी स्थिति के बारे में अनिश्चित होने, आधार को न जानने के कारण यदि वह जल्दबाजी में कोई कदम उठाता है और गलतफहमी पैदा करता है तो ये बुरा होगा। इसके अलावा जल्दबाजी में वह उनकी खेती के स्तर को भी नहीं देख पाया था। यदि ये सभी लोग फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में होते तो ये ठीक होता, लेकिन यदि वे मध्य चरण में होते तो यह अधिक परेशानी भरा होता। पृथ्वी अग्नि संरचना केवल 13 पैटर्न संरचना थी। इससे फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य चरण में मौजूद लोगों को नुकसान तो हो सकता है, लेकिन उनकी जान नहीं जा सकेगी। 13 पैटर्नों के ऊपर एल्डर मास्टर जून के मार्गदर्शन का पालन करते हुए उन्होंने ज्यादातर उत्पादन उन्मुख संरचनाएं या ट्रैपिंग संरचनाएं और कुछ हत्या संरचनाएं सीखी थीं। इसके अलावा दिव्य ज्ञान के अपने वर्तमान स्तर के साथ वह अभी तक 13 पैटर्न से ऊपर एक मारक संरचना बनाने में सक्षम नहीं था। 1 दर्जन सांसों में अभिनय करना थोड़ा धीमा था। दिन का उजाला था और संरचना पैटर्न इतने स्पष्ट और आसानी से दिखाई देने वाले थे कि अन्य लोग उन्हें खोज नहीं पाए। उसे अधिक विवेकशील होने की आवश्यकता थी। मुंह हुआ ने चुपचाप अपने आप से कहा, पहले नूडल्स खा लो, फिर भाइयों और बहनों के आने का इंतजार करो। इन साधकों को पकड़ने का तरीका जानने से पहले कुछ सहायता प्राप्त करो और उनसे स्पष्ट रूप से पूछो। अन्यथा अकेले ऐसा करना बहुत लापरवाही भरा कदम होगा और जोखिम भी बहुत अधिक होगा। मुंह हुआ ने अपना मन बना लिया और शांति से नूडल्स खाना जारी रखा। लेकिन स्वयं को और शत्रु को जानकर कोई भी बिना किसी खतरे के लड़ सकता है। मुंह हुआ ने फिर भी अपनी आंखों के कोने से इन कई लोगों को देखने के लिए समय निकाला, ये देखने के लिए कि क्या वह उनके साधना स्तर और उनके ताओवादी कौशल के विवरण को समझ सकता है। किसानों का ये समूह कुल 4 लोगों का था। 2 बलवान पुरुष जो शारीरिक शोधन पथ का अनुसरण करते प्रतीत होते थे, उनमें प्रबल रक्त क्यूई थी जो अच्छी तरह से नियंत्रित थी। मुंह हुआ बहुत करीब था और विवरण न जानने के कारण उसने उन्हें सतर्क करने से बचने के लिए बहुत गहराई से जांच करने के लिए अपनी दिव्य इंद्री का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। इसके अतिरिक्त वहां एक दुबला पतला आदमी भी था जो उदास दिख रहा था। वह एक आध्यात्मिक साधक प्रतीत होता था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि वह किस मंत्र का अभ्यास करता था। चारों में से नेता एक लंबा किसान था जिसका चेहरा सौम्य था, जबकि उसी मेज पर बैठे कुछ किसान आपस में बातें कर रहे थे और फूल सज्जन को कोस रहे थे। वह चुप रहा, बस चाय पी रहा था और कैंडीड फल खा रहा था। उसने मेज पर रखे सूखे मांस को बिल्कुल भी नहीं छुआ। मुंह हुआ को यह बहुत अजीब लगा और उसने अपनी नजरें थोड़ी सी घुमाकर उस साधक पर फिर से गौर किया। लेकिन एक नजर में ही मुंह हुआ को अपने दिल में एक झटका महसूस हुआ। एक अपरिचित सा एहसास उस पर छा गया, मानो यह वही व्यक्ति था जिसे वह ढूंढ रहा था, लेकिन वह उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाया। मुंह हुआ ने भौहें चढ़ाईं, इस अग्रणी साधक पर एक और नजर डाली। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। लंबा कद, दयालु भौहें और दयालु आंखें। उनका वस्त्र एक किसान की सामान्य पोशाक थी, लेकिन आस्तीन के ठीक नीचे सोने के पैटर्न के साथ लाल वस्त्र की एक छोटी सी पट्टी झांक रही थी। उसके सिर पर घने बाल बंधे हुए थे, लेकिन जूड़े के भीतर कुछ लाल धब्बे छिपे हुए थे। एक लाल कसाया, आग के निशान जैसे बिंदु वह था। मुंह हुआ की पुतलियां चौंक गईं। अग्नि बुद्ध फाउंडेशन स्थापना अंतिम चरण अग्नि श्रृंखला निषिद्ध तकनीक का अभ्यास करने के लिए ताओवादी न्यायालय द्वारा शिकार किया गया हत्यारा जिसे अग्नि बुद्ध के रूप में जाना जाता है। मुंह हुआ का दिल ठंडा पड़ गया। कुछ क्षण विचार करने के बाद उसे पता चला कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। वे आधार स्थापना की प्रारंभिक अवस्था में थे और अग्नि बुद्ध अंतिम अवस्था में थे। दोनों ही आधार स्थापना साधक थे, किंतु साधना में अंतर बहुत अधिक था। गठन भी काम नहीं करेगा। ऐसा निर्दयी खलनायक जो अपने खूनी कृत्यों के बोझ तले दबा हुआ है, निश्चित रूप से चालाक और अत्यधिक सतर्क होगा। एक दल बनाकर उसे दिन के उजाले में मार डालने का प्रयास करना उतना ही व्यर्थ होगा जितना कि अपने कानों को ढककर घंटी चुराने का प्रयास करना।
वो अग्नि बुद्ध की धारणा को धोखा देने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा अग्नि बुद्ध के 3 साथी थे। 2 मजबूत आदमी, एक खुरदुरी हथेलियों वाला, एक मांस से भरा चेहरा वाला और एक लंबा पतला किसान। ये देखते हुए कि वे अग्नि बुद्ध के साथ खड़े हो सकते हैं, उनकी साधना कम से कम आधार स्थापना के मध्य चरण में होनी चाहिए और संभवतः अंतिम चरण में भी। और वे निश्चित रूप से पाप के साधक, अत्यंत क्रूर और निर्दयी होंगे। मो हुआ ने तुरंत यह अनुमान लगा लिया कि ये खलनायक ऐसे नहीं हैं जिनसे वह वर्तमान में निपट सकता है, विशेषकर ऐसी परिस्थितियों में बिना किसी तैयारी के और संयोगवश हुई मुलाकात के। अपनी जान बचाना मेरी प्राथमिकता है। मो हुआ ने चुपचाप अपनी निगाहें हटा ली, सामान्य भाव बनाए रखते हुए अपना सिर नीचे झुकाए नूडल्स चूसते रहे। लेकिन उसने चुपचाप अपनी खाने की गति बढ़ा दी। उसके गाल फूल गए। हाँफते हुए उसने कुछ ही समय में शेष नूडल्स खत्म कर दिए और सूप भी साफ कर दिया। मो हुआ ने 2 स्पिरिट स्टोन निकाले, उन्हें मेज पर रख दिया और अपनी आवाज में कोई अजीब बात न आने देने की कोशिश करते हुए उसने स्पष्ट रूप से कहा, बॉस बिल। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, अपना ख्याल रखना युवा मालिक। मो हुआ ने सिर हिलाया, खड़ा हुआ और चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसे एक धीमी और दयालु आवाज सुनाई दी, युवा मास्टर। मो हुआ का दिल कठोर हो गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी शक्तिशाली दिव्य भावना ने उसे जकड़ लिया हो। 18 पैटर्न दिव्य भावना शिखर। असहाय। मो हुआ ने हैरान चेहरा बनाया और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने देखा कि एक अन्य मेज पर एक बड़ा, दयालु चेहरे वाला आदमी, जो अब तक चुप था, उसे गौर से देख रहा था। उस आदमी का व्यवहार शांत था, उसकी आवाज सम थी, लेकिन उसकी निगाहें गहरी थीं जब उसने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना मो हुआ ने उलझन का नाटक किया। चाचा, आप कौन हैं? आदमी की निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं, उसके चेहरे पर नाराजगी झलक रही थी, उसका मन भी कुछ उलझन में था। अधिकार के अनुसार उसे मान्यता नहीं दी जानी चाहिए थी। जिसने भी उसका चेहरा देखा था, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो, उसने उसे मार डाला और फिर जलाकर राख कर दिया, जिससे कोई भी जीवित नहीं बचा। जिन लोगों को वह नहीं मार सका वे या तो ताओवादी दरबार के उच्च पदस्थ अधिकारी थे या अनुभवी पर्यवेक्षक थे। उनकी खेती कम से कम गोल्डन कोर से ऊपर थी। ये युवा और भोला भाला लड़का उसे पहचान नहीं पाया। इससे भी अधिक, ऐसा करने का उसके पास कोई कारण नहीं था। आदमी की भौहें तन गईं। लेकिन वास्तव में उसने अभी अभी दिव्य इंद्रिय की जांच का संकेत महसूस किया था। यद्यपि यह धुंधला और हल्का था, तथा दिव्य इंद्रिय जांच की विधि विशेषज्ञ थी, जो पानी पर तैरती हुई ड्रैगनफ्लाई की तरह हल्के से छूती थी तथा एक झटके में पार हो जाती थी। लेकिन वह इससे बच नहीं सका, क्योंकि वह जीवन मरण की लड़ाई का आदी था। विचित्र बात यह थी कि दिव्य अनुभूति का ये निशान क्षणभंगुर था। जब उसने दोबारा जांच की तो वहां उसका कोई निशान नहीं था। केवल थोड़ी असामान्य बात यह थी कि पास में एक लड़का नूडल्स खा रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपना सिर कटोरे में वापस डालने से पहले अपनी आंख के कोने से उसकी ओर देखा था। आदमी की निगाहें धुंधली पड़ गईं। यह दिव्य अनुभूति गहन थी। तार्किक रूप से कहें तो यह ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए थी जिसे एक युवा साधक उत्पन्न कर सके। दिव्य इंद्रिय परीक्षण की ऐसी अनुभवी विधि संभवतः इस छोटे से साधक से भी नहीं आ सकती थी। लेकिन उसके वर्षों के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया, इस लड़के के साथ कुछ गड़बड़ थी। खासकर इसलिए क्योंकि जब उसने एक नज़र डाली तो उसने खाने की गति बढ़ा दी और फिर जाने लगा। ये निश्चित रूप से अजीब था। ऐसा था मानो वह उसे पहचान गया, जानता था कि वह कौन है और किसी भी खतरे से बचने के लिए वहां से निकल जाना चाहता था। उस आदमी की अभिव्यक्ति कोमल थी, लेकिन उसकी निगाहें गहरी हो गईं। उसी क्षण मो हुआ को अपने दिल में हल्की सी जकड़न महसूस हुई। यह आदमी, जो संभवतः अग्नि बुद्ध था, उस पर संदेह कर रहा था। उसकी सतर्कता बहुत अधिक थी, उसका व्यामोह बहुत प्रबल था। उसे अपना रास्ता निकालने के लिए कोई रास्ता ढूंढना था। मो हुआ ने अपनी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रखी, उसका मन दौड़ रहा था। एक और बड़े आदमी ने मो हुआ की ओर आश्चर्य से देखा। बड़े भाई, क्या इस बच्चे में कुछ गड़बड़ है? अन्य 2 ने भी शांति से विचार विमर्श किया। कोई रास्ता नहीं। ऐसा तो नहीं लगता। बहुत छोटा संप्रदाय शिष्य, एक बच्चा यहाँ अकेले खाना खा रहा है। मो हुआ ने ताइक्सु गेट का ताओवादी वस्त्र नहीं पहना था, केवल अपने सामान्य कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उन्हें उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं था। मुख्य व्यक्ति अपनी आंखें विचारमग्न किए चुप रहा। उनमें से एक बलवान व्यक्ति मो हुआ की ओर मुड़ा और बोला,
बच्चे, तुम किस परिवार से हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस संप्रदाय से हो, और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बोलने के बाद वह उपहासपूर्वक मुस्कुराया। मुझे मत बताओ, तुम बस इस पहाड़ पर नूडल्स का एक कटोरा खाने आए हो। मुंह हुआ के चेहरे पर कुछ तनाव और डर का भाव था, जो बहादुरी का दिखावा कर रहा था। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आप कौन हैं, मैं आपको क्यों बताऊं? बड़े आदमी ने उपहास किया। बच्चे, मूर्खतापूर्ण कार्य मत करो। बाकी कुछ लोग धीरे धीरे उठ खड़े हुए, उनके चेहरे पर द्वेष के भाव थे और वे मुहुआ को घूर रहे थे। मुहुआ डर गया और 2 कदम पीछे हट गया। तभी एक किसान बगल से खड़ा हुआ और आगे बढ़कर डांटते हुए बोला, आप एक वयस्क हैं, एक बच्चे को धमका रहे हैं, ये किस प्रकार का कौशल है? किसी को अपने काम में दखल देने की हिम्मत करते देख बड़े आदमी के चेहरे पर गुस्सा झलक उठा। उसने तेजी से दूरी कम कर ली। उसकी मुट्ठी धूल के रंग की आध्यात्मिक शक्ति से ढकी हुई थी और उसने अचानक एक मुक्का मारा। यह मुक्का भारी था, जबरदस्त बल था तथा इसकी शक्ति भयानक थी। नींव स्थापना अंतिम चरण में किसान ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली और मुक्का रोकने के लिए जल्दी से अपनी दोनों बाहें एक दूसरे पर चढ़ा ली, लेकिन फिर भी वह खून थूकता हुआ दूर जा गिरा। आदमी ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और अपनी कमर पर रखे थैले की ओर हाथ बढ़ाया, मानो वह तलवार निकालकर इस दखलंदाज किसान को मार डालना चाहता हो। मुख्य व्यक्ति की निगाहें तेज हो गईं। बड़े आदमी की पीठ पर ठंडा पसीना छूट गया और फिर उसे याद आया कि उन्हें कोई बेवजह परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए। एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उस जिज्ञासु किसान को कोसा। भागो, ये जानते हुए कि वह कोई मुकाबला नहीं है, किसान क्रोध और आक्रोश में वहां से चला गया। अन्य चाय वाले मेहमान भी खराब स्थिति देखकर तितर बितर हो गए। चाय घर के मालिक ने चिंतित होकर महुआ की ओर देखा और आह भरी। वह कुछ भी करने में असहाय था, सिवाय दूर छिपने के। द्वितीय श्रेणी राज्य सीमा जैसे छोटे स्थान में फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में एक साधक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे उकसाने का जोखिम उठा सकते थे। अब चाय घर में केवल महुआ और 4 व्यक्ति ही बचे थे, जिनकी पहचान अज्ञात थी। महुआ तनावग्रस्त दिखी और डरते हुए पूछा, क्या तुम बुरे लोग हो? बड़े आदमी ने अपने होंठ चाटे और अशुभ भाव से हंसा। आप क्या सोचते हैं? दूसरे बड़े आदमी और उदास दुबले पतले आदमी ने भी प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराहट दिखाई। इसका जिक्र मत करो, इस बच्चे की त्वचा गोरी और कोमल है और दिखने में भी अच्छा है। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तभी मुख्य व्यक्ति की निगाहें तेज हो गईं और वह उदासीनता से बोला, छोटे किसान, दिखावा बंद करो। तुम हमसे नहीं डरते। इन शब्दों पर तीनों बड़े आदमी कुछ आश्चर्यचकित होकर ठिठक गए। मुहुआ ने डर का नाटक छोड़ दिया और जिज्ञासा से पूछा, क्या मैंने अच्छा अभिनय नहीं किया? मुख्य व्यक्ति की भौहें तन गईं। दोनों बड़े लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि उनका मजाक उड़ाया गया है और वे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके। दुबले पतले आदमी का व्यवहार और भी अधिक उदास हो गया। उस क्षण बड़े आदमी ने ठंडे स्वर में उपहास किया, अच्छा, नाले में चलना बहुत मुश्किल है, छोटे शैतानों से निपटना मुश्किल है। ये सोचना कि इतने सालों तक दांव पर रहने के बाद आज मैं गलत निर्णय लूंगा। तुम्हारे पास हिम्मत है बच्चे। बताओ, क्या तुमने हमें पहचाना? मुहुआ ने अपना सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने अनुमान लगाया कि नेता वास्तव में कुख्यात अग्निबुद्ध हो सकता है, लेकिन अन्य 3 के बारे में वह वास्तव में नहीं जानता था कि वे कौन थे। नेता की निगाहें गहरी सोच में डूबे मुहुआ की ओर देखने लगी। मुहुआ की अभिव्यक्ति बनावटी नहीं लग रही थी, जाहिर है कि उसने उन्हें पहचाना नहीं था। तभी उदास दुबले पतले आदमी ने व्यंग्य किया, कियाओ लाओवू, शब्दों की बर्बादी बंद करो। बस इस बच्चे को पकड़ लो। अगर जरूरत पड़े तो इसे मार दो, अगर बेच सको तो बेच दो या इसे खिलौने की तरह रखो। बड़े आदमी ने थूकते हुए कहा, अरे षड्यंत्रकारी, अगर तुम उसे पकड़ना चाहते हो तो खुद ही पकड़ लो। कियाओ लाओवू, योजना बनाने वाला। 1 कियाओ चरित्र, 1 यिन चरित्र। मुहुआ ने सूची की जांच की और तुरंत उन्हें पहचान लिया। सूची में कियाओ वाले को रक्त लकड़हारा कहा गया था। जिसके पास यिन था उसे यिन थंडर चाइल्ड कहा जाता था। और वहां एक और बड़ा आदमी था। मुहुआ ने अपनी आंख के कोने से उसकी एक झलक देखी। उसका चेहरा ऊन से ढका हुआ था और जब वह गुस्से में होता तो किसी दुष्ट आत्मा की तरह क्रूर दिखता, जिससे उसे तुरंत याद आ जाता। भूत चेहरा शाह, अग्निबुद्ध, रक्त लकड़हारा, यिन थंडर चाइल्ड, भूत चेहरा शाह। ये चारों वास्तव में बॉस जियान की सूची में थे।
और वे सभी पाप के साधक थे जिनके हाथ खून से सने थे। मुंह हुआ के चेहरे पर एहसास का एक क्षण प्रकट हुआ और उसकी आंखें भी थोड़ी चमक उठीं। एहसास के उस क्षण में अग्नि बुद्ध ने तुरंत मुंह हुआ के चेहरे पर सूक्ष्म अभिव्यक्ति को पकड़ लिया। अग्नि बुद्ध की दृष्टि अचानक भेदने लगी, उनके हृदय में अविश्वास उत्पन्न हो गया। इस बबुआ द्वारा मान्यता प्राप्त, हम सभी को पहचाना गया। आखिर इस बच्चे ने हमें कैसे पहचान लिया? यहाँ तक कि ताओवादी न्यायालय का पर्यवेक्षक भी हम सभी को पहचानने में सक्षम नहीं होगा। ये बदमाश! इस संक्षिप्त मुलाकात और बातचीत के कुछ शब्दों से ही वह हम चारों को पहचानने में सक्षम हो गया। आखिर उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? अग्नि बुद्ध का मिलनसार व्यवहार अचानक ठंडा पड़ गया। कुछ रिश्तों को प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। अब जब बात यहाँ तक आ पहुंची है तो इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। कियाओ लाओवू, अग्नि बुद्ध ने निर्विवाद और डरावनी आवाज में आदेश दिया। इस बच्चे को मार डालो। कियाओ लाओवू अचंभित रह गया। मार शब्द सुनते ही मोहुआ ने खतरे को तुरंत भांप लिया और वह तेजी से भाग निकला, तथा जहां वह खड़ा था वहां केवल पानी की धुंधली छाया ही छोड़ गया। ये देखकर कियाओ लाओवू क्रोधित हो गया। तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम छोटे शैतान। उसने अपने स्टोरेज बैग से खून के धब्बों से सना एक लंबा हुकनुमा क्लीवर निकाला और खून की एक चमक बिखेरते हुए मोहुआ की कमर पर वार किया। लेकिन मोहुआ की गतिविधियां पानी की तरह तरल भूतिया प्रकृति की थीं, जिससे वह आसानी से हमले से बच गई। कियाओ लाओवू ने फिर से प्रहार किया। मोहुआ फिर से चकमा दे गया, जैसे पानी को अलग करने के लिए तलवार खींची गई हो, लेकिन पानी का प्रवाह निरंतर जारी रहा। चाहे वह कितना भी वार करे, वह मोहुआ को छू नहीं सकता था। अग्नि बुद्ध गहरी सोच में डूबे बैठे रहे, कोई हरकत नहीं की। अन्य दो ने खुशी के साथ संघर्ष देखा, ये देखकर कि कियाओ लाओवू और मोहुआ एक दर्जन से अधिक आदान प्रदानों के बाद भी गतिरोध में फंसे हुए थे, फिर भी मोहुआ को पकड़ने में असमर्थ थे और मजाकिया ढंग से हंसे। कियाओ लाओवू, क्या तुम भी सक्षम हो? एक अकेला बच्चा और आप उसे पकड़ नहीं सकते? क्या इतने वर्षों तक दाव की साधना करना सब बकवास था? ... क्रोध से प्रेरित होकर कियाओ लाओवू ने अपनी तलवार को और भी अधिक भयंकर रूप से घुमाया। मोहुआ बहुत पसीना बहा रहा था और लड़खड़ा रहा था, काफी हताश दिख रहा था, लेकिन वह हमेशा समय रहते कियाओ लाओवू के हमलों को चकमा देने में कामयाब रहा। अग्नि बुद्ध आश्चर्यचकित हुए। घोस्ट फेस शाह और येन थंडर चाइल्ड के चेहरे पर गंभीर भाव थे। इस बच्चे की चाल ढाल की तकनीक कुछ और ही है। हालांकि कियाओ लाओवू ने हाल ही में अपनी सफलता हासिल की थी, फिर भी उसके पास देर से फाउंडेशन स्थापना चरण की ताकत थी, फिर भी वह थोड़े समय में इस बदमाश को वश में नहीं कर सका। माना कि ऐसा इसलिए था क्योंकि कियाओ लाओवू ने केवल आक्रमण पर ध्यान केंद्रित किया था तथा उनमें गतिशीलता की तकनीक का अभाव था। दूसरी ओर ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इस बच्चे की चाल ढाल की तकनीक बहुत उत्कृष्ट थी। अग्नि बुद्ध ने अपनी आंखों से संकेत दिया। अन्य दो ने सिर हिलाया। हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए, दुष्ट भेड़ियों की तरह आगे बढ़ते हुए, मोहुआ को एक कोने में ले जाने के लिए कियाओ लाओवू के साथ आगे बढ़े।